Hello everyone. Today we are going to discuss section 82 to 86 Criminal Procedure Code Proclamation and Attachment. आज का मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, उद्घोषणा एवं कुर्की। अगर किसी व्यक्ति को, पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि वारंट कैसे इशू किया जाता है, किसके द्वारा इशू किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को हम वारंट इशू किए हैं लेकिन हमें लगता है कि वो उसको फॉलो नहीं करेगा, या तो वो खुद को छिपा रहा है या फिर वो फरार हो गया है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, उसके लिए प्रोक्लेमेशन और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने की, उसके लिए उद्घोषणा जारी कर सकता है कोर्ट और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। तो आज हम देखते हैं सेक्शन 82 से लेके 86 तक, जो कि प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की बात करता है। तो 82 देखते हैं कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लेने से पहले यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसे कोर्ट ने वारंट इशू किया हुआ है वो व्यक्ति फरार हो गया है या फिर खुद को कोर्ट के सामने आने से छिपा रहा है, तब कोर्ट के पास क्या ऑप्शन होता है, ये लास्ट एक ऑप्शन होता है कि वो एक उद्घोषणा जारी कर दे कि 30 दिन के अंदर, जब से ये उद्घोषणा जारी की गई है या फिर जब से ये प्रोक्लेमेशन जारी हुआ है, उसके 30 दिन के अंदर कोर्ट के सामने हाजिर हो वो फरार व्यक्ति या वो व्यक्ति जो अपने को छिपा रहा है कोर्ट के समक्ष आने से। तो क्या करता है, ये प्रोक्लेमेशन कर देता है कोर्ट, और उसमें प्रोक्लेमेशन में डेट दी हुई होती है, एक स्थान, एक प्लेस का नाम दिया रहता है और उसमें डेट दी रही होती है, एक टाइम भी बता दिया जाता है कि इस समय पे, इस स्थान पे, इस दिनांक को अक्यूज्ड को वहां पे उपस्थित होना है 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज। कब से? जब से प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है। और इसके लिए क्या किया जाता है, ये प्रोक्लेमेशन जो है एक लेटर होता है कोर्ट का, एक उद्घोषणा जो होती है एक लेटर के रूप में होती है, उसको प्रकाशित करते हैं। तो कहाँ कहाँ प्रकाशित किया जा सकता है, या तो जहां वो रहता है उस नगर में, अगर गांव का है तो गांव में, शहर का है तो नगर में, वहां प्रकाशित कराया जाएगा, या फिर जहां उसका घर है या जहां वो रहता है वहां प्रकाशित कराया जाएगा। और एक प्रति न्याय सदन के ऊपर, न्याय सदन में चस्पा कराई जाएगी, जो वो कोर्ट है उस सदन में जाके चस्पा की जाएगी। और यदि न्यायालय ठीक समझता है तो कोई भी समाचार पत्र जहां वो व्यक्ति है, जहां वहां का रेगुलर रूटीन का जो समाचार पत्र है, उसमें उसके नाम का ये प्रकाशन कराया जा सकेगा, उस न्यूज़पेपर में भी निकलवाया जा सकता है उसके नाम का कि तो उस व्यक्ति के नाम पे प्रोक्लेमेशन जारी हुआ है। इसके बाद कहा गया है कि उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन की उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दिया गया है। ये जो हमने क्लॉज 2 पढ़ा कि नगर में या ग्राम में या फिर जहां वो व्यक्ति रहता है उसके घर या वास स्थान में या फिर न्याय सदन में, यहाँ तीनों जगह चस्पा किया जाएगा। तो अगर इस तरीके का प्रकाशन हो गया है तो वो प्रकाशन एक कंक्लूसिव प्रूफ होगा, निश्चायक सबूत माना जाएगा कि उस व्यक्ति के लिए ये प्रकाशन जारी किया गया था या कोर्ट द्वारा ऐसा प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा की गई थी कि वो 30 डेज में कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो। फिर नेक्स्ट है 83। सेक्शन 83 बताता है कि फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की कब की जा सकती है। तो 82 के अधीन जो प्रोक्लेमेशन हुआ, उद्घोषणा जारी की गई, उस कोर्ट को ऐसे कारणों से जो वो लिख के बताएगा कि उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय उस व्यक्ति की जिसके नाम पे प्रोक्लेमेशन जारी किया गया है उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति या दोनों प्रकार की संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए, उसको ये पावर है कि उद्घोषणा जारी करने के पश्चात वो कभी भी उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करा सकता है। परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का किसी व्यक्ति द्वारा शपथ पत्र द्वारा समाधान करा दिया जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी समस्त संपत्ति को क्या कर रहा है, व्ययन करने वाला यानी बेचने वाला है, या फिर उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है उस प्रॉपर्टी को,
तो क्या किया जाएगा, कोर्ट के पास यह ऑप्शन है कि उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ अटैचमेंट का भी एक ऑर्डर पास कर दिया जाए, यानी कुर्की का भी आदेश दिया जाए। तो कोर्ट के पास ये राइट है, उसको ये पावर है कि चाहे तो वो प्रोक्लेमेशन के बाद उसको इशू करे, अटैचमेंट की बात करे, अटैचमेंट का आदेश दे, या फिर इन केसेस में, इन दो केसेस में अगर कोर्ट को लगता है किसी व्यक्ति द्वारा समाधान करा दिया जाता है कि जो संपत्ति चाहे जंगम चाहे स्थावर उस व्यक्ति द्वारा व्ययन की जाएगी, अभियुक्त व्यक्ति द्वारा जिसकी प्रॉपर्टी है वो व्यय करने वाला, बेचने वाला है, या फिर न्याय सदन से उसको हटाने वाला है, इन दोनों दशाओं में कोर्ट के को ये पावर है कि साथ ही साथ प्रोक्लेमेशन के साथ ही साथ अटैचमेंट का भी ऑर्डर दे सकता है। फिर नेक्स्ट है कि ऐसा ऑर्डर उस जिले में जिस जुरिस्डिक्शन का वो कोर्ट है, या फिर अगर किसी अदर जुरिस्डिक्शन में वो उस व्यक्ति की, उस अक्यूज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी है, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब उसकी प्रॉपर्टी को वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कलेक्टर जब प्रस्थांकित कर देगा, तब उस प्रॉपर्टी को भी व्ययन करने, यानी उस प्रॉपर्टी को भी कुर्क कराने का इस कोर्ट को राइट मिल जाता है या पावर मिल जाता है। फिर नेक्स्ट है, यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो, तो क्या किया जाएगा, कुर्की कैसे की जा सकती है, सीजर द्वारा, बाय सीजर, अभिग्रहण द्वारा कुर्की की जाएगी। रिसीवर अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को या तो जब्त किया जा सकता है। अगर कोई जंगम संपत्ति है, जंगम संपत्ति तो वही है जो मूव की जा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, तो उसको सीज किया जा सकता है। उसमें अपॉइंटमेंट, रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। उद्घोषित व्यक्ति या उसके किसी रिलेटिव को छोड़ के ऐसा लिखा जा सकता है कि ऐसा आदेश दिया जा सकता है कि जो उद्घोषित व्यक्ति है या उसके निमित्त उसका कोई रिश्तेदार है, उसके द्वारा अपॉइंट कोई व्यक्ति हो या उसका कोई रिश्तेदार हो, उसको संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश भी दिया जा सकता है कि तुम्हें छोड़ के किसी और को भी हम प्रॉपर्टी दे सकते हैं, तुम्हें या तुम्हारे रिलेटिव को छोड़ के किसी और को भी वो प्रॉपर्टी परिदान की जा सकेगी। तो ये जो 3 रीतियां बताई गई हैं, तीन रीतियों में से 2 का फॉलो करना जरूरी है, 2 में से किसी 2 को फॉलो करना तो जरूरी है, या फिर इनमें से सबको फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर वही संपत्ति स्थावर संपत्ति है तब कोर्ट को क्या राइट है कि या तो कब्जा लेकर की जाएगी, कुर्की कैसे की जाएगी, अगर सबसे पहले तो कुर्की राज्य सरकार को अगर राजस्व देने वाली है तो कलेक्टर द्वारा, उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से उसकी कुर्की कराई जाएगी। और क्या किया जाएगा, कब्जा लिया जा सकता है, रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है, और उद्घोषित व्यक्ति या इस निमित्त उसके द्वारा कोई और उसका रिलेटिव हो, उसको उस प्रॉपर्टी के परिदान का प्रतिषेध करने का आदेश दिया जा सकता है। इन सब रीतियों का या फिर किन्हीं 2 को फॉलो किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट बताया है कि अगर जो प्रॉपर्टी है, कोई जीवधन है, कि कोई बेनश्वर टाइप की संपत्ति जो तत्काल नष्ट हो जाएगी, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को कोर्ट को राइट है कि तुरंत विक्रय करने का आदेश दे सकता है। और फिर कहा गया है कि जो इसमें रिसीवर अपॉइंट किया गया है उसकी जो पावर यानी कि शक्तियां या ड्यूटी, कर्तव्य या जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी, जो कि सीपीसी के ऑर्डर 40 में हम पढ़ते हैं। आगे हम आपको जब सीपीसी पढ़ाएंगे तब इस ऑर्डर को भी पढ़ाएंगे, तो डिटेल में अपन रिसीवर के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का अपॉइंटमेंट है, उसके जो राइट है, ड्यूटीज हैं, लाइबिलिटीज हैं, पावर्स हैं, वो किसके होंगे, जो कि हम सीपीसी के 40 में रिसीवर अपॉइंट करते हैं, उसके जो ये सब पावर ऊपर होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां, क्लेम इन ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। अब जो 83 में अटैचमेंट कोर्ट द्वारा हो चुका है, तो उस पे अगर कोई व्यक्ति क्लेम करना चाहे या आपत्ति करना चाहे तो विद इन 6 मंथ वो क्लेम कर सकता है। फिर कौन करेगा, जो उद्घोषित व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उससे भिन्न कोई भी व्यक्ति जो कि उस प्रॉपर्टी में जिसका अटैचमेंट हुआ है या होने जा रहा है उसमें उसका कोई हित है, कोई इंटरेस्ट है, तो वो व्यक्ति विद इन 6 मंथ अपना क्लेम कर सकेगा। और कोर्ट चाहे तो उसे रिजेक्ट कर दे और चाहे तो उसे परमिट कर दे।
फिर अगर मान लीजिए ये जो यहाँ पे क्लेमेंट है, जो दावेदार है, वो मर जाता है तो उसका एलआर आएगा और उस केस को, उस दावेदारी को कंटिन्यू कर सकेगा। फिर नेक्स्ट है कि जो सब क्लॉज 1 है उसके अधीन जो क्लेम और ऑब्जेक्शंस हैं उस कोर्ट में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है, यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो 83 की उपधारा 2 के अधीन प्रस्थांकित यानी दूसरे जिले में है और वहां का जो कलेक्टर है उसने प्रस्थांकित कर दिया है कि अधीन कुर्की गई है, तो उस जिले के जिसमें कुर्की की जाती है सीजीएम के न्यायालय में की जा सकती है। वहां सीजीएम जहां अगर मान लीजिए कि जो जिस संपत्ति का अटैचमेंट हो रहा है, जिस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो रहा है वो दूसरे जिले में है और वहां के कलेक्टर ने प्रस्थांकित कर दिया है कि आप प्रॉपर्टी को कुर्क कर सकते हैं, तब क्या किया जाएगा, ये जो क्लेमेंट है, जो दावेदार है, वो क्या करेगा, उसको उस जिले के सीजीएम के कोर्ट में जाके क्लेम कर सकता है या ऑब्जेक्शन कर सकता है कि मेरा भी उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसमें वह किया गया या की गई है। जहां क्लेम किया जाएगा उसी कोर्ट द्वारा इंक्वायरी की जाएगी कि क्या रियल में ये व्यक्ति हकदार है या फिर ये हकदार नहीं है, झूठा दावा ला रहा है, इस बारे में चेकिंग की जाएगी। परंतु यदि वह सीजीएम के न्यायालय में किया गया या की गई है तो वह उसे निपटारे के लिए अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी डिलीवर कर सकता है। फिर फोर्थ क्लॉज जो है 84 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसने जो 84 के सब क्लॉज 1 में जो क्लेमेंट आता है ऑब्जेक्शन करता है, वो क्या करेगा, अगर ऑब्जेक्शन किया है और उसका जो मामला है नामंजूर कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, तो वो 1 साल के अंदर क्या करेगा, सिविल कोर्ट में जाके सिविल सूट फाइल कर सकता है और अपना हक स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट 85 कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय करना या वापस करना। यदि जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है तो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है, तो कोर्ट क्या करेगा, संपत्ति को, जिस संपत्ति को कुर्क किया गया है उसको क्या करेगा, मुक्त कर देगा, उस प्रॉपर्टी को कुर्की से फ्री कर देगा यानी स्वतंत्र कर देगा। फिर नेक्स्ट है यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के फेवर में क्या हो जाएगी, डिस्पोज ऑफ हो जाएगी यानी व्ययन हो जाएगी, उसके पक्ष में चली जाएगी। और उसका जो विक्रय है कुर्की की तारीख से 6 माह के बाद उसका विक्रय किया जा सकता है, या फिर अगर 84 वाला जो दावेदार है, जो ऑब्जेक्शन करने वाला व्यक्ति है, उसने ऑब्जेक्शन कर दिया है और उसके ऑब्जेक्शन का निपटारा हो गया है, डिस्पोज ऑफ हो गया है उसका मैटर, इसके बाद क्या किया जाएगा, उस कुर्क संपत्ति का विक्रय किया जा सकता है कुर्की के 6 माह बाद। तथा अगर उसने ऑब्जेक्शन किया है 84 का कोई अदर व्यक्ति ऑब्जेक्शन करता है कि मेरा इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, आप कुर्क नहीं कर सकते, तो उसके ऑब्जेक्शन का निपटारा होने के बाद और अगर उसके पक्ष में साबित नहीं हो रहा है मैटर, तो क्या किया जाएगा, उस प्रॉपर्टी को विक्रय किया जा सकता है। अगर वो प्रॉपर्टी क्या है, शीघ्रतया प्रकृतिया क्षयशील है, जैसे एग हो गया जो जल्दी नष्ट हो जाता है, या कोई और भी चीजें जो जल्दी नष्ट हो जा सकती है जिसको स्टोर करके हम नहीं रख सकते हैं, कोई फल है, कोई सब्जी है जिन्हें हम स्टोर करके ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, तो कोर्ट उन्हें तुरंत विक्रय का आदेश दे सकेगा, क्योंकि अगर वो ऐसे रखी रही, सड़ गल जाएंगी तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा और उससे किसी को प्रॉफिट नहीं होगा। नेक्स्ट है यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर वो जो व्यक्ति प्रोक्लेम्ड अफेंडर है हाजिर हो जाता है, या तो स्वयं आ जाता है या फिर किसी के द्वारा पकड़ के लाया जाता है और वो ये रीजन बताता है कि हमें कुछ पता ही नहीं था, ना ही मुझे वारंट मिला था और कोई ना तो नोटिस मिली कि हमें कोर्ट के समक्ष हाजिर होना है, कब हाजिर होना है, या फिर कोई इस टाइप के हमारे विरुद्ध उद्घोषणा जारी की गई है, वो बता देता है कि हमें पता ही नहीं था या हमें नोटिस ही नहीं था, और वो सद्भावना पूर्ण आके कोर्ट में उपस्थित हो जाता है या फिर किसी के द्वारा लाया जाता है, तो कोर्ट क्या करेगा, जिस संपत्ति को विक्रय कर दिया गया है उसके विक्रय के जो आगम होंगे, जो उससे प्रॉफिट मिला है, कोर्ट उसको अपने जो भी उसके खर्चे हैं कोर्ट के इस सारी प्रोसीडिंग में उसको
उसको काट के और उस व्यक्ति को बची हुई राशि दे दी जाएगी। ये है, हमने देख लिया प्रोक्लेमेशन इन अटैचमेंट। इसके बाद बताया है 86 में कि अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी जो कुर्क संपत्ति है, संपत्ति कुर्क कर ली गई है, उस व्यक्ति का जो दावेदार आता है, जो व्यक्ति आ रहा है, मीन्स कि 2 साल के अंदर वो हाजिर हो जाता है, लेकिन वो प्रूफ करने में सफिशिएंट कॉज नहीं बता पाता है कि किस वजह से हम कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाए, या फिर जो हमारे अगेंस्ट हमारे लिए जो वारंट इशू किया गया था तो हम क्यों नहीं आ पाए, उसको फॉलो क्यों नहीं कर पाए। अगर ये सब बताने में वो असफल रहता है, उसका मामला नामंजूर कर दिया गया है, तो वो क्या कर सकता है, उसको अपील का राइट है सेक्शन 86 में। याद रखिएगा सेक्शन 86 सीआरपीसी की पहली सेक्शन है जो अपील का प्रावधान करती है। पहली बार यहाँ अपील की बात की गई है सेक्शन 86 में। तो यहाँ पे उसको अपील का राइट है, और उसको अपील का राइट वो ऐसे ही है, वहां अपील कर सकता है जैसे जनरली अपने हायर अथॉरिटी को अपील होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।